पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी दोस्तों का पीसीएस की दुनिया पे स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ था उसको सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं और इसमें जो सीरीज होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें जिन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे उसको देखते हुए आज हम लोग जो हमने बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग का क्लास स्टार्ट किया था उसमें हमने एक ओवरव्यू देखा था और आज हम लोग उसमें बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम जो इस सीरीज़ में कवर करेंगे वो नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है जिसको आज हम लोग करेंगे, फिजिकल पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, 5 ईयर योजना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ये सारी चीज़ों को करेंगे। अब देखिए मनी एंड बैंकिंग में हम लोग को जो फोकस करना है वो होता है बेस रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो आज हम जो है वो इन्हीं को करेंगे, बैंक रेट को, रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को। एक होता है रेशियो में होता है CRR, SLR और CRR अब उतना कारगर नहीं है तो हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन से इसको संचालित करते हैं। फिर पढ़ेंगे NPA और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। और जो अगला टॉपिक और लास्ट होगा इसमें बैंक रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग और माइक्रो फाइनेंस। अब ये देखिए कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट जो होता है ना, ये एक रेट है, मतलब ब्याज दर है। ये जो है एक बैंक रेट है जिस पे धन उधार लेने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, वो उसको ना प्रथम से उधार लेने के लिए जो व्यापारी होता है उसको प्रथम श्रेणी का व्यापारिक बिल जो है वो जमा करना होता है RBI के पास। तो ये प्रश्न उठता है कि वाणिज्यिक बिल क्या होता है जो कि व्यापारियों को जमा करना पड़ता है RBI के पास। तो ये जो बिल होता है ये मॉनेटरी टूल्स है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए आप व्यापारी है तो ऑब्वियसली वस्तु का लेन देन करेंगे। तो आप पे आदमी कैसे ट्रस्ट करे? आप पे ट्रस्ट करने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई व्यक्ति जो बोलेगा ना ये इसको हम जानते हैं, ये बहुत ही सही व्यक्ति है। तो ऐसा ही करता है कॉमर्शियल बैंक कहता है कि आप इनको ऋण दीजिए और इनकी गारंटी हम लेते हैं। तो ये अब हमने क्या देखा कि RBI वसूली जाने वाली एक प्रकार की बैंक रेट है। ये धन उधार लेने के लिए क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है उसे प्रथम श्रेणी का जो वाणिज्यिक बिल होता है वो जमा करना पड़ता है। ये किस आधार पे होता है, पुनर्कटौती, ठीक है। तो वाणिज्यिक बिल, अब ये प्रश्न उठता है कि प्रथम श्रेणी का वाणिज्यिक बिल क्या होता है। वस्तुओं को लेन देन करने के लिए अगर कोई बैंक इसकी गारंटी देता है तो वो प्रथम श्रेणी का बन जाता है। अब देखिए जो बैंक रेट होता है, जो ये है बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसका मेन उद्देश्य जो ये पॉलिसी होते हैं उनका 2 ही उद्देश्य होता है RBI के द्वारा। एक होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा होता है GDP को बढ़ाना। तो बैंक रेट में का अगर बढ़ा दिया जाए तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि RBI ने बैंक रेट को बढ़ा दिया, अगर आपके पास अगर रेट बढ़ जाएगा तो अगर मान लीजिए 1 रुपये के बदले आपको 10 रुपया देना पड़े तो आप लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जो व्यापारी होता है वो लेन देन के स्तर को क्या करेगा, कम कर देगा। लेन देन के स्तर को कम कर देगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और वही अगर बैंक को कम कर देंगे तो जो लेन देन की प्रक्रिया है, आपको कोई चीज़ 10 रुपया के बदले 5 रुपया में मिल रहा है तो भले वो सड़ जाए लेकिन खरीद लेते हैं ना। तो वैसे ही जैसे बैंक रेट को कम करेगा ब्याज दर कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे बैंक में जमा करने कि आपको जहाँ पे बैंक रेट अधिक है वहाँ 10 रुपया और कहीं पे बैंक रेट 5 रुपया है तो आप कहाँ जमा करेंगे, 10 रुपया वाले पे। तो बैंक रेट अगर कम हो जाता है तो ये लेन देन की प्रक्रिया अधिक हो जाती है। लोग बोलेंगे भाई बैंक में जमा करेंगे इससे अच्छा हम खर्चे कर देते हैं, तो लेन देन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। भारत में मौद्रिक नियंत्रण के लिए बैंक रेट उतना कारगर नहीं होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ देता है कि बैंक रेट क्या है, इसकी सब पुनर्कटौती होता है कि नहीं होता है, और इसमें वाणिज्यिक बिल जमा किया जाता है जो कोई कॉमर्शियल बैंक उसको ठप्पा मार देता है कि भाई इसका हम गारंटी लेते हैं। अब आता है रेपो रेट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप यूपीपीसीएस देते हैं या कोई भी अगर आप पीसीएस की एग्जाम देते हैं तो उसमें रेपो रेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेपो रेट क्या है? एक ब्याज दर है। रेपो रेट क्या है? एक ब्याज दर है, एक इंटरेस्ट रेट है, ना कि इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं, ब्याज दर है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसके द्वारा आरबीआई जो होता है वो मार्केट में तरलता को इंजेक्ट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो टर्म है, दो चीज, तीन चीज इस पर ध्यान देना। बीपीएससी पूछा है कि रेपो रेट जो होता है वो जो धन उधार देता है वो अल्पकालीन होता है दीर्घकालीन? तो अल्पकालीन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो ऋण दिया जाता है वो दो आधार पे दिया जाता है, एक जो होता है वो अल्पकालीन और एक जो होता है दीर्घकालीन। तो जो रेपो रेट है उसमें जो ऋण दिया जाता है वो अल्पकालीन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, दूसरा कि आरबीआई इसके माध्यम से इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी को। अब हम देखेंगे कैसे इंजेक्ट करती है और ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति को पुनर्खरीद, मतलब आपसे हम 2 रुपया जमा करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में जो महाजन होता है जहाँ से आप ब्याज वो लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई गहना या कोई कोलेट्रल जमा करते हैं और उसके बदले आपको क्या देता है, उधार देता है। फिर कुछ दिन बाद आप पैसा देते हैं, फिर अपना सामान लेके चले जाते हैं। तो सेम ये रेपो रेट होता है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक होता है वो सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई के पास जमा करता है, कर दिया। फिर क्या होता है, उसके लिए एक निर्धारित समय होता है। अब हम लोगों ने देखा कि ये कैसा ऋण है, अल्पकालिक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा 4 महीना 5 महीना, ये क्या होगा, ओवरनाइट के लिए हो सकता है, 7 दिन के लिए हो सकता है, 14 दिन के लिए हो सकता है। ये दिन अगर पूरा हो जाता है तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा भाई साहब मेरे को पैसा हो गया, आप रखिए और जो सरकारी प्रतिभूति हमको दे दीजिए। तो ये क्या होता है, पुनर्खरीद। मतलब जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप ऋण लेने जाते हैं महाजन के पास, तो वहाँ क्या करते हैं, कोई गहना रखते हैं, कोई जमीन रखते हैं, बदले में आपको क्या देता है, पैसा देता है। फिर कुछ दिन हो जाता है, फिर आप जाते हैं महाजन को कहते हैं लीजिए पैसा, हमारा जो गहनवा है वो दे दीजिए, जो हमारा जमीनवा रखे हुए हैं आप हमको दे दीजिए। तो सेम इसमें होता है, कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास, सरकारी प्रतिभूति जमा करता है और कहता है भाई साहब हमको आप पैसा दे दीजिए। फिर ये हमने पढ़ा कि ये अल्पकालीन होता है। तो अल्पकालीन में क्या होता है, ओवरनाइट होगा, 7 दिन होता है, 14 दिन होता है, पूरा हो गया। फिर ये जाएगा बैंक के पास, आरबीआई के पास, बोलेगा भाई साहब हमको पैसा हो गया, आप रखिए और हमको अपना सरकारी प्रतिभूति दे दीजिए। अब ये क्या होता है कि ये देखिए, आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमने दिखाया कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति रखता है, फिर ओवरनाइट हो जाता है, 14 दिन 7 दिन, फिर आता है जमा धन करता है आरबीआई के पास, फिर आरबीआई से क्या करता है, लेके चला जाता है। अब देखिए आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को कैसे इंजेक्ट करती है। और ये क्या होता है, ये जो इसका जो हम यूज करता है आरबीआई, वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, मॉनिटर नाम ही क्या है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, यानी कि ट्रांसमिट करता है। मान लीजिए जैसे ही आरबीआई कोई डिसीजन लेती है कि हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे या रेपो रेट को कम करेंगे, तो ट्रांसमिट करता है। और ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जनता पे, बैंक पे, व्यापारी पे, सबको प्रभावित करता है। तो देखते हैं कैसे ये करता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए जीडीपी को बढ़ाना है, हमने पहले देखा कि सब चीज किस पे चलता है, जीडीपी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मतलब ऐसा हो कि प्रोडक्शन भी अधिक हो और वह जो हमने एक टारगेट रखा इन्फ्लेशन की दर को, उससे अधिक कोई चीज ना हो। तो ये क्या करेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट कैसे करेगा, ब्याज दर को कम कर देगा। जैसे ब्याज दर कम करेगा आरबीआई, वैसे जितने कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एसबीआई या कोई भी, फट से ब्याज दर को कम कर देगा। अब देखिए कि ब्याज दर जैसे ही कम होगा वैसे ही सब क्या होगा, जो निवेशक होगा क्या जाएगा पैसा लेने, ऋण लेने, कहाँ से, बैंक से ऋण लेके आएगा, फिर क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, ब्याज रेट को बढ़ा दे। ब्याज रेट को बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा कि जो तरलता की मांग है अपने आप कम हो जाएगी। तरलता की मांग क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दर अगर बढ़ गया तो उसको 1 रुपया के बदले 10 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। और व्यक्ति भी होगा क्या करेगा, सोचेगा यार घर में पैसा रखे हैं, जाके जमा कर देते हैं,
हमको 10 रुपया के बदले 20 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, तरलता की मांग को कम कर देगा, लोग मांगेंगे ही नहीं। जैसे ही रेट बढ़ गया, आपको मान लीजिए कोई पेन 5 रुपये में देता है, कोई पेन 10 रुपये में देता है, तो आप क्या करेंगे, 5 रुपया पेन मांगेंगे, 10 रुपया वाला पेन का मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही है ब्याज दर कम और ब्याज दर अधिक। तो इससे क्या होगा कि वस्तु की मांग कम हो जाएगी, वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। अगर इसका कारण मांग है तो ध्यान दीजिएगा, कभी मांग नहीं होता, कुछ और कारण हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट, मौसम का घटना हो गया, अब जितना टमाटर प्याज था सड़ गया, तो क्या होता है, अभी देखिएगा तुरंत मार्केट में 10 रुपये टमाटर है, तुरंत 20 रुपये 40 रुपये मिलने लगता है। तो ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, भारत में जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो कमज़ोर हुआ है। मतलब देखा गया है कि आरबीआई तो बैंक रेट जो ब्याज दर है कम करती है, लेकिन हमारा जो बैंक लोग है ना, बड़ा वो नहीं करता है कम, बड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। अगर हम काहे करेंगे, हमको कौन सा जो है प्रोडक्शन बढ़वाना है, रोजगार का सृजन करना है, जाने सरकार। तो ऐसा देखा गया, ये ऐसा हम बोल रहे हैं ऐसा है नहीं, मतलब नहीं देखा गया, ये प्रवृत्ति नहीं देखा गया। जैसे IMF के द्वारा भी कहा गया है कि भारत में जो बैंक है वो ब्याज दर को वृद्धि करने में अधिक रुचि नहीं रखता है। लगता है जो भाई हम तुमको क्यों घर में रखे रहो, पैसा सड़ जाए तो सड़ जाए। तो ये इसलिए हमारा क्या है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कमजोर होता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पूछ देगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो लेंडिंग रेट है वो कब शुरू किया गया, तो 2016 में शुरू किया गया था। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या करता है कि वो तो इंजेक्ट करता था, ये तरलता को क्या करता है, सोखता है। ध्यान दीजिएगा, वो इंजेक्ट करता है और ये तरलता को सोखता है, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। एक तो इंजेक्ट करता है, दूसरा सोख लेता है। ये भी क्या है, ये भी आरबीआई द्वारा जिस दर पर सरकारी जो प्रतिभूति होता है उसको खरीदने के आधार पर जो अतिरिक्त तरलता होता है उसको सोख लेता है। मान लीजिए क्या करता है इस रिवर्स रेपो रेट में, जैसे देखा कि रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, जो बैंक है, बैंक क्या करता है, अपना सरकारी जो प्रतिभूति होता है वो अगर बैंक से खरीद लिया, ठीक है, कॉमर्स, आज मान लीजिए एक आप है, मान लीजिए एक आप है और ये ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप जो है अपना इसे रिजर्व बैंक में रखे थे, आप खरीद लेंगे, तो क्या करेंगे, आपके पास जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा, तो आपके पास पैसा क्या हो जाएगा, जनता को देने के लिए कम हो जाएगा। तो यही ये करता है, उधार देने की क्षमता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ये क्या करता है, जब कॉमर्शियल बैंक जो जाके आरबीआई के पास अपना धन जमा कर देता है, जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए ब्याज दर कम हो गया तो क्यों जाएगा जमा करने, सीधी सी बात है, ब्याज दर कम हो गया तो जो सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्यों जाएगा, उसको कम पैसा मिलेगा, तो जनता के लिए उधार देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन वही अगर ब्याज दर बढ़ गया मान लीजिए, तो सब हुआ के जाएगा कि भैया हम और जमा कर ले, हमरो जमा कर ले। तो उसी में कॉमर्शियल बैंक भी जाता है, कहता है भैया हमरो जमा कर ले, हमको भी ज़्यादा ब्याज चाहिए। तो अब क्या होगा, अब जनता को ऋण देने के लिए बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना पैसा तो दे आया है वो सेंट्रल बैंक को, ठीक है। तो ये जो है इससे हमारा क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो निवेश जो है वो कम हो जाएगा। निवेश कम होगा तो निवेश अधिक, मतलब जनता को देने के आरबीआई के पास जमा नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, निवेश अधिक होगा, मांग अधिक होगा, जीडीपी। अब देखिए ये क्या होता है, जो रेपो रेट होता है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा तो जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी होता है वो बढ़ जाता है, और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो तरलता, जो देने की क्षमता होती है उसको, वॉल्यूम को कम कर देता है। तो ये इस तरह से होता है। एक आपका आ जाता है MSF। तो ये कि क्या है, ये एक वित्तीय उपकरण है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब शुरू किया गया था, 2011 में शुरू किया गया था। ये वही मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को ओवरकम करने के लिए नाइट लेंडिंग रेट है। ये बेस रेट कब शुरू किया गया था, 2010 में, और ये किनकी सिफारिश पे किया गया था, दीपक मोहंती समिति के सिफारिश पर। इसमें यह भी क्या है, एक ब्याज दर है, और इसमें बोला गया है कि बेस रेट
के रूप में इसकी प्रत्येक बैंक को क्या होता है, अपना एक बेस रेट तैयार करना होता है। और मान लीजिए 100 रुपया बेस रेट है, जितना भी जमा करता है उसके जो औसत ब्याज होगा उसका एक एवरेज निकाला जाता है और उस पे जो है वो बैंक रेट को निर्धारित किया जाता है, बोला जाता है इससे नीचे आप जो है वो ऋण नहीं दोगे। तो ये एक था, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से 2 बार 3 बार सुनिएगा, हमको लगता है आपको समझ में आ जाएगा। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम लोग जो है वो इसका अगला रेशियो वाला जो है वो करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित होते होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हम आप लोग को इसी तरह जो है क्वालिटी पूर्ण जो ये है वो उपलब्ध करा सके, ताकि आप लोग आसानी से 71वीं BPSC PT पास कर सके। मेरे इसी शुभकामना के साथ आज का ये जो है सीरीज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल।